सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए कि ताकि हम जितने आपको वीडियो बनाए तो आपको डायरेक्ट आपका चैनल में चल जाए। तो हम एक नए चैप्टर की शुरुआत किए थे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, हिंदी में कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। तो लास्ट टॉपिक हम बताए थे अभिक्रिया की दर, जिसको प्रतिक्रिया की दर भी कहिए, अभिक्रिया की गति कहिए या अभिक्रिया का वेग कहिए। कल लास्ट तक हम बताए थे अभिक्रिया की दर बराबर अभिक्रिया की दर बराबर सांद्रण या सांद्रता, सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन बटा लगा समय। अभिक्रिया की दर बराबर सांद्रण में परिवर्तन बटा लगा समय। सांद्रण किसकी सांद्रण? प्रतिकारक की सांद्रण या प्रतिफल की सांद्रण। तो आइए, अभिक्रिया की दर बराबर सांद्रण में परिवर्तन बटे लगा समय। तो सांद्रण किसकी सांद्रण? प्रतिकारक, है ना बाबू। यानी हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट बात है। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया की वेग प्रतिकारक या प्रतिफल के सांद्रण पर निर्भर करता है। याद हुआ? अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। इससे तीन बात याद कीजिए। इकाई समय में रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की गति कहा जाता है। अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। और तीसरी बात याद करना है कि इसकी इकाई, इसकी मात्रा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये हम बात कर ले पढ़ाए थे। तीन बात याद करें और इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला बात याद करना है, इकाई समय में रासायनिक अभिक्रिया के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की गति कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया की वेग का इकाई होता है, मात्रक होता है। तो आंसर लिखना है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। तीसरी बात, अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। तीन बात याद करेंगे। अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बाबू, बढ़िया से समझो। अगर सांद्रण, सांद्रण न कहकर सांद्रता भी कह सकते हैं। अगर सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन x है तो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की गति, तो इसलिए अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर dx बटा dt होगी। याद करो, अगर सांद्रण में परिवर्तन x है तो अभिक्रिया की दर dx बटा dt होगा। अगर सांद्रण में परिवर्तन y हो, सांद्रण में परिवर्तन y हो तो अभिक्रिया की दर dy बटा dt होगा। अगर सांद्रण में परिवर्तन z हो तो अभिक्रिया की दर dz बटा dt होगा। अगर अभिक्रिया की दर r हो तो अगर सांद्रण में परिवर्तन r हो, यहाँ से पिलाइए, सांद्रण में परिवर्तन x तो अभिक्रिया की दर
dx बटा dt। सांद्रण में परिवर्तन बाय, तो अभिक्रिया की दर dy बटा dt। सांद्रण में परिवर्तन z, तो अभिक्रिया की दर dz बटा dt। अगर सांद्रण में परिवर्तन r, तो अभिक्रिया की दर dr बटा dt होगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बात। तो अगर सांद्रण में परिवर्तन x है, तो अभिक्रिया की दर कहो या अभिक्रिया की वेग कहो या अभिक्रिया की गति कहो, कितना हो गया? dx बटा dt। सांद्रण में परिवर्तन x, तो अभिक्रिया की दर dx बटा dt। इसका मतलब हुआ कि प्रतिकारक की सांद्रता इतना दर से घटेगा और प्रतिफल की सांद्रता इतना दर से बढ़ेगा। बात समझ में आया? अभिक्रिया की दर dx बटा dt है। इसका मतलब हुआ कि प्रतिकारक की सांद्रता इतना से घटेगा, है ना, और प्रतिफल की सांद्रता इतना से क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि जहां पर घटने की प्रोसेस है वहां पर हम नेगेटिव, याद करो मैथ का दृष्टि, मैथ का दो चीज समझिए। जहां पर घटने की क्रिया हो रहा है वहां पर माइनस में दर्शाते हैं, और जहां पर बढ़ने की क्रिया है वहां पर प्लस में दर्शाते हैं। तो बताओ अभिक्रिया की दर dx बटा dt, तो बताओ बाबू इस दर से प्रतिकारक की सांद्रता घटता है और इस दर से प्रतिकारक की प्रतिफल की सांद्रता बढ़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रतिकारक के लिए इस दर को नेगेटिव में लिखेंगे और प्रतिफल के लिए इस दर को हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव में लिखेंगे। बात समझ आ जाए? क्या लिखेंगे? प्रतिकारक के लिए, प्रतिकारक के लिए अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर बताओ, तो प्रतिकारक घटता तो घटने में नेगेटिव, तो माइनस dx बटा dt। प्रतिफल के लिए, प्रतिफल के लिए, प्रतिफल के लिए अभिक्रिया की दर, तो बोलो भाई प्रतिफल बढ़ता है तो इसको पॉजिटिव में प्लस dx बटा dt। और समझिए सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन बाई है तो अभिक्रिया की दर dy बटा dt, dy बटा dt। प्रतिकारक के लिए माइनस में और प्रतिफल के लिए प्लस में। तब बताओ बाबू अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर कितना होगा? dy बटा dt। अब चलिए प्रतिकारक, प्रतिकारक के लिए अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर क्या होगा? माइनस dy बटा dt। प्रतिफल, प्रतिफल के लिए अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर का प्रतिफल में पॉजिटिव। समझ में आ रहा? एक नजर देखिए बढ़िया से बउआ। हाँ दोस्त, देखा जाए तीसरा, बोलो सांद्रण, सांद्रण माने सांद्रता, सांद्रण में परिवर्तन R है तो अभिक्रिया की दर बोलो dr बटा dt। इसलिए अभिक्रिया की दर dr बटा dt। dr बटा dt का मतलब
इस दर से प्रतिकारक की सांद्रता घटेगा और इस दर से प्रतिफल की सांद्रता बढ़ेगा। यानी प्रतिकारक के लिए इस दर को लिखेंगे नेगेटिव में और प्रतिफल के लिए इस दर को लिखेंगे पॉजिटिव में। तो बताइए प्रतिकारक के लिए अभिक्रिया की दर क्या होगा? माइनस dr/dt प्रतिफल के लिए अभिक्रिया की दर dr/dt। नोट में अभिक्रिया की दर को पराया dx/dt या r, याद कर लेना, अभिक्रिया की दर को पराया dx/dt या r से। कहीं पर न्यूमेरिकल बनाते समय, कोई इक्वेशन बनाते समय अगर स्मॉल r आ गया तो आप क्या समझेंगे? अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर को dx/dt या r से दर्शाया जाता है। हम पूछेंगे r का मतलब, तो अभिक्रिया की दर dx/dt का मतलब, तो अभिक्रिया की दर, इसका मतलब हुआ कि प्रतिकारक की सांद्रता इस दर से घटेगा और प्रतिफल की सांद्रता इस दर से बढ़ेगा। तो इतना को पराया से दर्शाया जाता है। राजा बाबू तो आगे देखिए जा, कॉन्सेंट्रेशन हिंदी में कहेंगे सांद्रण। सांद्रण को ही कहते हैं सांद्रता। आइए, तो सांद्रण या सांद्रता को बड़ी ब्रैकेट से दर्शाया जाता है। इस चैप्टर में, माने केमिकल काइनेटिक्स में, अगर बड़ी ब्रैकेट लिखते हैं तो उसको आप हिंदी में क्या पढ़ेंगे? सांद्रण या सांद्रता। आइए दर्शाने के तरीका, अगर हम लिखें कि A का सांद्रण, तो लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट A। B का सांद्रण तो बड़ी ब्रैकेट B। बात समझ में? पता है यहाँ पदार्थ के रूप में A है, इसके आगे गुणांक कितना है, तो जो आगे गुणांक होगा उसको बड़ी ब्रैकेट के पावर लिखा जाता है। तो यहाँ गुणांक 1 है तो यहाँ पावर 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसा देखिए, दूसरा समझिए, 2A का सांद्रण। चलिए सांद्रण, तो बताओ कौन पदार्थ A है ना? तो लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट A। गुणांक कितना है? 2, मतलब पदार्थ के अणुओं की संख्या 2। तो बताओ बाबू, पदार्थ के जो गुणांक होता है वो अणु को दर्शाता है, तो इस अणु को पावर में लिखा जाता है ऐसे। और समझिए, 3 × A का सांद्रण कैसे? बड़ी ब्रैकेट A, गुणांक कितना? 3 है, या 3 लिखिएगा। और समझिए, A × A, बता यहाँ पर पदार्थ के रूप में A है जिसकी गुणांक स्मॉल है। बताओ बाबू, इस पदार्थ के अणुओं की संख्या स्मॉल है। यहाँ पर अणुओं की संख्या 1, यहाँ पर अणुओं की संख्या 2, यहाँ पर अणुओं की संख्या 3, यहाँ पर अणुओं की संख्या स्मॉल है। तो क्या लिखेंगे? तो ना का सांद्रण बड़ी ब्रैकेट A के पावर A। और समझो, N2 का सांद्रण
N2 का सांद्रण, तो बड़ी ब्रैकेट या पदार्थ के रूप में नाइट्रोजन गैस है, तो N2 यहाँ गुणांक 1 है, तो 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। आगे चलते हैं, 2 into O2 यहाँ पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन है, मैंने जो पदार्थ है उसी बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है। इतना का सांद्रण बड़ी ब्रैकेट कौन पदार्थ O2 के गुणांक बोल यहाँ 2। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगर इस तरह के रहेगा, इतना का सांद्रण क्या लिखेंगे? बड़ी ब्रैकेट के पावर 3। उम्मीद करते हैं कि अब सांद्रण व्यक्त करना समझ गए होंगे। अब आइए चलिए 8वां देखिए, इतना का सांद्रण। अब आइए तो बड़ी ब्रैकेट H2, मेन समझना है बाबू। यहाँ गुणांक 2 है तो रूल के मुताबिक यहाँ 2 लिखना है, लेकिन ये लिखा हुआ बिल्कुल गलत है। सुनिए, सांद्रण, सांद्रण की परिभाषा पढ़े होंगे कि 1 लीटर के बिलियन में, 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को सांद्रण या सांद्रता कहते हैं। मतलब 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित विलय, एक बड़ा था विलय, विलय माने घुलने वाला पदार्थ। तो बताओ ये पदार्थ के रूप में कौन है? H2, H2 माने जल, जल माने शुद्ध जल। जल में क्या, अगर मान लिया जाए बाबू H2, एक बात समझा जाए, विलय माने घुलने वाली पदार्थ, तो यह पदार्थ के रूप में कुछ H2 है, माने शुद्ध जल है, माने इसमें कोई पदार्थ घुला हुआ नहीं है। पता, घुलने वाली पदार्थ कोई सांद्रता या सांद्रण कहते हैं। तो यह बताइए H2 का कहने से शुद्ध जल का बोध हो रहा है। शुद्ध जल के मतलब उसमें किसी पदार्थ की मिलावट नहीं है। इसीलिए याद रखना है कि एथी में, नोट में, कि अगर जल आ जाए तो यहाँ गुणांक 2 रहे, 3 रहे, 10 रहे, कुछ भी रहे, यहाँ पावर लिखा जाता है 0। क्यों? कि जल में किसी पदार्थ, कोई पदार्थ घुला हुआ नहीं होता है। चलिए बढ़े, खाली इतना याद करें, बाकी आगे हम बताएंगे। अगर जल रहे, H2O रहे, तो आगे गुणांक कितना हो रहे? 2 रहे, 3 रहे, लेकिन उसकी पावर 0 दिया जाता है। ये परिभाषा आप समझते होंगे कि 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को, 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। विलय माने घुलने वाली पदार्थ, तो बताइए H2 है, H2 मतलब शुद्ध जल, शुद्ध जल का मतलब उसमें कोई पदार्थ घुला हुआ नहीं है, मतलब वहां पर सांद्रता क्या है? 0 है। तो याद रखना है कि अगर जल आएगा, H2O आएगा, तो पावर हमेशा क्या लिखेंगे? 0। इस तरह से भी अगर आ जाए 3H2O का सांद्रण, तो बड़ी ब्रैकेट 0 के पावर है। जल के H2O का गुणांक कितना हो रहा है? पावर 0 देना है। बाकी से एक खाली ये आपका अपवाद सब। हाँ बाबू, तो हम अभी आपको सांद्रता लिखने के लिए या सांद्रता व्यक्त करने का तरीका बता रहे थे। और उदाहरण देखिए बाबू, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभी क्रिया करेगा तो जल बनाएगा। बैलेंस, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ ऑक्सीजन 1 गो है, तो 2 से बैलेंस करेंगे। ऐसा करने से ऑक्सीजन 2 गो है हुआ, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी के 4, इधर के गो है 2 गो है, तो यहाँ 2 से गुना कर दो। अब आइए, भाग लेने वालों को कहते प्रतिकारक, और जो तैयार होता है उसको कहते प्रतिफल। अब एक बात और समझिए, गुणन सिद्धांत समझा जाए। यदि कोई कार्य अनेक कार्य होने के बाद होता है तो उस कार्य करने का तरीका, उस कार्य करने का तरीका अनेक कार्य करने के तरीका के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आइए, प्रतिकारक की सांद्रता निकालना है, तो प्रतिकारक का सांद्रता तभी निकलेगा
जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकलेगा तब, माने दोनों काम होगा तब जाके प्रतिकारक की सांद्रता निकलेगा। इसीलिए हाइड्रोजन की सांद्रता और ऑक्सीजन की सांद्रता के बीच प्लस का चिन्ह ना होकर के इंटू का चिन्ह होता है। कौन सिद्धांत से? गुणन सिद्धांत से। अगर प्रतिकारक में एक से ज्यादा पदार्थ हो तो सांद्रता व्यक्त करने के क्रम में बीच में इंटू दिया जाता है। कौन सिद्धांत से? गुणन सिद्धांत से। तो आइए प्रतिकारक की सांद्रता ज्ञात करते हैं। पहला पदार्थ हाइड्रोजन है तो लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट H के पावर यहाँ गुणांक 2 आते हैं, 2 देंगे। अब बीच में प्लस चिन्ह देकर इंटू, कौन सिद्धांत से? गुणन सिद्धांत से। दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन है तो बड़ी ब्रैकेट O2, अब यहाँ गुणांक कितना है? 1, तो ये 1 लिख भी सकते और नहीं भी लिख सकते हैं। आइए प्रतिफल की सांद्रता, तो बताओ भैया पदार्थ के रूप में कौन है? जल। अभी बताएं कि जल का गुणांक 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, लेकिन यहाँ पर पावर हमेशा क्या देंगे? 0 देंगे। अब आइए अगला देखिए, CH3COOH प्लस C2H5OH। चलिए CH3COO C2H5 प्लस H2। आइए ये आपका हो गया प्रतिकारक, ये हो गया आपका प्रतिफल। चलिए अब आइए तो प्रतिकारक का सांद्रता, तो पहला पदार्थ ही है, दूसरा पदार्थ ही है, इतना की सांद्रता तो बड़ी ब्रैकेट CH3COOH के पावर यहाँ गुणांक 1 है इंटू दूसरा बताओ बड़ी ब्रैकेट C2H5.OH पावर 1। अब आइए प्रतिफल, पहला पदार्थ ही है, दूसरा पदार्थ ही है, बड़ी ब्रैकेट CH3COO C2H5 के पावर 1 डॉट दूसरा कौन है? बताइए जल का गुणांक कितना हो रहे, लेकिन यह पावर देखना है 0। आगे बढ़ते हो, चलिए A इंटू A, B इंटू B, C इंटू C, D इंटू D। तो बोलिए इसकी सांद्रता बोलो, या पदार्थ के रूप में ये है तो बड़ी ब्रैकेट A के पावर है बीच में इंटू दूसरा पदार्थ B है, बड़ी ब्रैकेट B के पावर B। इसका निकालो बाबू, बड़ी ब्रैकेट C के पावर C, बड़ी ब्रैकेट D के पावर D। समझ में आ गया? सांद्रता व्यक्त करना है। अब आइए हम अगले बातों पर हम विचार करते हैं बउआ। देखिए दोस्त, एक नोट भी देखो, बोलिएगा अभिक्रिया की दर बराबर बताए थे सांद्रण या सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय। बताओ सांद्रता केकर सांद्रता? प्रतिकारक की सांद्रता, यानी अभिक्रिया की दर
सांद्रता पर माने प्रतिकारक के सांद्रता पर निर्भर करेगा। यानी सांद्रता बढ़ेगा तो प्रतिकारक की दर भी बढ़ेगा और सांद्रता घटेगा तो प्रतिकारक की सांद्रता भी घटेगा। माने इस फार्मूला से स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। यानी प्रतिकारक का सांद्रण बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगा और प्रतिकारक का सांद्रण घटेगा तो अभिक्रिया की दर भी घटेगा। यानी दोनों में सीधा समानुपाती का संबंध होता है। यानी इससे स्पष्ट क्या हुआ कि अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण का समानुपाती होता है। अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण का समानुपाती होता है। अभिक्रिया की दर को प्रायः dx बटा dt या r से दर्शाया जाता है। आइए बाबू क्या है नोट समझो। अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण का समानुपाती होता है। मतलब प्रतिकारक का सांद्रण बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगा, प्रतिकारक की सांद्रण घटेगा तो अभिक्रिया की दर भी घटेगा। यानी अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण का समानुपाती होता है। अर्थात एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बाबू, मान लिया जाए कि ए अभिक्रिया करेगा तो जो बनेगा उसको उत्पाद, पता बाबू ए जब अभिक्रिया करेगा तो जो बनेगा उसको उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे। तो ये तो आपका हो गया कोची प्रतिकारक। चलिए क्या कहता अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर को आर से प्रतिकारक के सांद्रण, तो प्रतिकारक के रूप में कुछ ए है तो ए का सांद्रण बड़ी ब्रैकेट ए समानुपाती। फिर समझो इस रिएक्शन में प्रतिकारक के रूप में कौन है, ए है, तो कहता अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण का समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया की दर को ए से प्रतिकारक के रूप में ए है तो ए की सांद्रता बड़ी ब्रैकेट ए समानुपाती होता है। अब चलिए आर बराबर समानुपाती चिन्ह हट जाता है तो बराबर आता है, तो इधर कोई कांस्टेंट कोई अचर लिखा जाता है जिसका नाम है के। चलिए जहां लिखेंगे यहां पर जहां के एक स्थिरांक है जिसको वेग स्थिरांक या गति स्थिरांक कहा जाता है। सुनो, जहां के एक स्थिरांक है जिसको वेग स्थिरांक या गति स्थिरांक कहा जाता है। आइए काची है बता, एक फॉर्मूला निकला R बराबर के इंटू, इसको कहते प्रतिकारक का सांद्रण। बता इसको क्या कहेंगे, बोलिए। प्रतिकारक का सांद्रण बड़ी ब्रैकेट ए को प्रतिकारक का सांद्रण। चलिए आइए फॉर्मूला लिखने का तरीका, R बराबर के इंटू प्रतिकारक का सांद्रण, R बराबर के इंटू प्रतिकारक का सांद्रण। मैंने यही ना व्यंजक निकला, R बराबर के इंटू प्रतिकारक का सांद्रण, जहां R क्या है अभिक्रिया की दर, के क्या है वेग स्थिरांक या गति स्थिरांक, अब बड़ी ब्रैकेट ए का माने प्रतिकारक का सांद्रण। दिमाग सेट हुआ, R बराबर के इंटू प्रतिकारक का सांद्रण। चलिए प्रैक्टिस करते हैं।
चले बाबू, फिर से याद करो। अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के साधारण के समानुपाती होता है। तीसरे रिएक्शन में बताओ प्रतिकारक के रूप में ए है तो क्या कहता है अभिक्रिया की दर, तो दर को आर से प्रतिकारक ए है तो ए का साधारण बड़ी ब्रैकेट ए, दोनों में काजी का संबंध समानुपाती चिन्ह हट कर बराबर आएगा तो कोई कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट के रूप में कोची है के क्या है, एक स्थिरांक है जिसको वेग स्थिरांक या गति स्थिरांक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा 2HCl। देखिए इससे R बराबर फार्मूला लिखने का तरीका देखिए, तो बताओ ये आपका प्रतिकारक होगा, ये प्रतिकारक का निकाल संदर्भता बताइए बड़ी ब्रैकेट H2 पावर 1 दे भी सकता और नहीं बड़ी ब्रैकेट Cl2। तो चलिए बताइए क्या फार्मूला होगा, R बराबर K इंटू प्रतिकारक का संदर्भता, तो प्रतिकारक का संदर्भता E है। और देखिए चलिए ये आपका प्रतिकारक है तो बोलो क्या तरीका, बोल R बराबर K इंटू प्रतिकारक का संदर्भता। चलिए इसलिए R बराबर K इंटू प्रतिकारक का संदर्भता, R बराबर K इंटू तो प्रतिकारक ये ना है बाबू। चल इसकी संदर्भता वेग करो, पहला पदार्थ ये है बड़ी बड़े CH3COO के पावर गुणांक कितना बन, बीच में इनटू दूसरा पदार्थ H2, बताओ बड़ी ब्रैकेट H2, जल जितना ही रहा उसका गुणांक कितना होगा। समझ में आया? बताओ मेरे भाई, आपको वेग समीकरण लिखने आया? ये आपका वेग समीकरण लिखने का तरीका है। क्या जी? वेग समीकरण लिखने का तरीका क्या है, R बराबर K इंटू प्रतिकारक का संदर्भता। और देखिए बाबा देखा जाए चलो तो R बराबर K इंटू प्रतिकारक E है, तो बोलो यहाँ पदार्थ के रूप में अमोनिया के गुणांक कितना है, 2 है। उम्मीद करते हैं कि आपको वेग समीकरण माने इस रूप में फार्मूला लिखने के लिए आप समझ गए होंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक बताते हैं, फिर कल हम आपको इसी को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों।